बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्दा रब्बी जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली, एमफिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, प्रीमियर खान। फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 7 FSC फिज़िक्स इंटर फर्स्ट पार्ट ऑसिलेशन का चैप्टर है। तो आज हम देखते हैं ऑसिलेशन की टाइप्स कितनी हैं। ऑसिलेशन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक फ्री और दूसरी फोर्स्ड। तो फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन की फर्दर हैं दो टाइप्स, एक है डैम्प्ड, दूसरी है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यहाँ पे दो का डिफरेंस हमने शो किया है। एज सच कंसेप्चुअल बुनियाद पर हमने लिखा है, जो ये इनके डिफरेंस लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ कंसेप्चुअल बुनियाद पर, कुछ डिफरेंस की बुनियाद पर। तो लिहाजा फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं, हम 3 एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस के हवाले से। अगर एक पेंडुलम हो, वो नीचे रेस्ट में है, उसको हम अगर यहाँ से रिप्लेस करें, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं, वहाँ से छोड़ें, तो वो ऑसिलेट करता है दो पोजीशन के दरमियान, दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से वापस उसी पोजीशन तक जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पर और जी पर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। अगर कोई पेंडुलम हम कहते हैं कि नेचुरल आइडियल सिचुएशन के लिए उसमें कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो वो अपनी ऑसिलेशन जारी रखेगा हमेशा के लिए। तो इस किस्म की ऑसिलेशन जो होंगी उसको हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशन, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मौजूद हो, एक्सटर्नल कोई डिस्टर्बेंस मौजूद ना हो, उसको हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन या इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन, आज़ाद ऑसिलेशंस। तो लिहाजा द ऑसिलेशंस विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि बाहर वाली कोई रुकावट ना हो और इंटरफेरेंस ना हो, तो उसको हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। दूसरी तरफ है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगर सपोज कर लें, हम नेचुरली देखते हैं कि ऑसिलेशन पेंडुलम की एयर फ्रिक्शन की वजह से, एक है आइडियल सिचुएशन, एक है रियल सिचुएशन। आइडियल में हम कह देते हैं एयर फ्रिक्शन नहीं है, इग्नोर है, लेकिन रियल में ये है कि एयर फ्रिक्शन तो है, और उसके नतीजे में क्या होता है, पेंडुलम ऑसिलेट करता करता एक वक्त में रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये जो उसका स्टॉप हो रहा है, तो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स लग रही, वो एयर फ्रिक्शन है। तो एयर फ्रिक्शन अगर मौजूद है, इसके अलावा और वो किस्म की फोर्सेस होती हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक स्विंग की, झूले की। तो झूला जो है ना वो चलते चलते रुक जाता है, फिर हम उस पर क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स 3 पोजीशंस इमेजिन करनी, एक एक्सट्रीम इधर पोजीशन, एक इधर पोजीशन, एक सेंट्रल पोजीशन, और तीसरी पोजीशन हम कह लेते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन। 2 पोजीशन जो है ना एक्सट्रीम की, एक मेन पोजीशन की, और इसके अलावा इंस्टेंटेनियस कोई भी पोजीशन हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, वो फोर्स हमें पीरियडिक लगाई जाए, तो जब वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचे, तो उस वक्त उस पर फोर्स लगाई जाए। तो क्या होगा, बॉडी चली गई नेक्स्ट पोजीशन पे, फिर वापस आया, फिर फोर्स लगाई जाए। तो ये बेसिकली पेंडुलम का पीरियड तो है, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी पीरियडिक हो जाएगी, वो भी सर्टेन पीरियड के बाद। वो उसका एक्सटर्नल फोर्स का पीरियड और पेंडुलम का पीरियड अगर मैच करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और उसकी ऑसिलेशंस बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम देखें, अगर इस पोजीशन के अलावा कहीं और फोर्स लगा दें एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने के बजाय वो जल्दी रुक जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से द ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। एक्सटर्नल फोर्स यानी जबरदस्ती उसमें से हम ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये फोर्स ऑसिलेशंस हैं। तो हम इसका कहते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है, अगर सपोज करें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी रिमेन्स सेम विद टाइम, टाइम गुजरता रहेगा, टाइम एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। जबकि इसका एम्पलीट्यूड वेरी करता है, तब्दील होता है। तब्दील के मतलब 2 होते हैं, या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो लिहाजा ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ये वर्टिकल इसका एम्पलीट्यूड है, टाइम के अलांग ये सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्ले हो रही है, वाइब्रेटिंग बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है SHM। तो इसका एम्पलीट्यूड जो ना वर्टिकल एक्सिस के साथ
जितना पहले था उतना बाद में हर पॉइंट पे हर जगह पे इसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, तो एम्पलीट्यूड रहेगा कांस्टेंट इन फ्री ऑसिलेशन। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ सर्टेन एम्पलीट्यूड है, तो जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होगी तो उसका एम्पलीट्यूड उल्टा बढ़ना शुरू हो गया, जैसे कि झूले की मिसाल है, वो उसके अंदर ऑसिलेशंस और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम पीरियोडिक फोर्स नहीं है, कोई ऐसी फोर्स है जो, तो उसका एम्पलीट्यूड उल्टा क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो गया। अच्छा, फ्री ऑसिलेशन इज दैट द बॉडी कंटिन्यूज टू ऑसिलेट विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट डिपेंड्स अपॉन एल एंड जी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हम रिलेशन एज सच है, पहले फ्रीक्वेंसी का रिलेशन और टाइम पीरियड का रिलेशन देख चुके हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं एफ ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/2 पाई और एल जी ओवर एल, ये उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करती है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें दो मोशंस बन जाती हैं और दोनों अगर पीरियोडिक हो जाए तो रिजल्टेंट जो है ना वो भी एसएचएम होगी। द सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम रिजल्ट्स इन एक प्रोसेस होगा रेजोनेंस, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा प्रोसेस हो जाएगा डैम्पिंग, तो डैम्पिंग भी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में दोनों टॉपिक मौजूद हैं। तो रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ता है, डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड कम होता है, दोनों में फर्क है, दोनों एक दूसरे के उलट प्रोसेस है। तो ये डेफिनेशन, स्मॉल डेफिनेशन भी आ सकती है रेजोनेंस और डैम्पिंग की। तो इसके अलावा इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। एक डिफरेंस तो आपके सामने क्लियर वाजे हो गया कि एक में एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, दूसरे में एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है। तो इसकी मिसाल है सिंपल पेंडुलम या मास स्प्रिंग सिस्टम या बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसका जो प्रोजेक्शन है वो अलॉन्ग डायमीटर ऑसिलेट करे। और भी इसकी बहुत सारी मिसालें। तो यहाँ पे है जो फोर्स ऑसिलेशन के एग्जांपल हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक फैक्ट्री है, उसमें मशीनें चल रही हैं, वो पीरियोडिक हैं, वो उसके साथ उस फैक्ट्री का फ्लोर जो ना वो भी ऑसिलेट कर रहा होता है और इसके साथ दीवारें भी ऑसिलेट कर रही होती हैं। जब कहीं प्लेटफॉर्म के करीब आप ठहर के देखें तो ट्रेन गुजर रही है, वो उसके व्हील की हरकत जो ना पीरियोडिक एक सर्टेन जगह से गुजर रही है, तो उसमें फर्श भी ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, वो भी इस तरह फोर्स ऑसिलेशन में शुमार होगी। तो फोर्स ऑसिलेशन और उन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे फोर्स की आगे फर्दर दो किस्में। फोर्स की हम कहते हैं डैम्ड और अनडैम्ड। डैम्ड कहते हैं जिसमें डैम्पिंग प्रोड्यूस हो, और अनडैम्ड कहते हैं जिसमें डैम्पिंग उल्टा रुक जाए। तो दोनों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम आगे इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दो छोटी सी डेफिनेशन है, एक है SHO, दूसरा DHO। SHO वैसे तो हम जानते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक सर्टेन एक ओहदा है जिसको हम कहते हैं स्टेशन हेड ऑफिसर। तो दूसरा DHO, वैसे इसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। तो इधर क्या है, SHO है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, DHO ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अगर एक ऑसिलेटर बजाते खुद चल रहा है, अपने हिसाब से SHM शो कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे एन ऑसिलेटर व्हिच एग्जीक्यूट्स SHM विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज कॉल्ड SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है। यानी पेंडुलम एक किस्म का फिजिक्स में और SHO है, ऑसिलेटर है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, उसको एक्सटर्नल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वो एक SHO है। इस तरह मैस ऑफ द स्प्रिंग, मास स्प्रिंग अटैच टू ए बॉडी, वो भी एक SHO बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके एग्जांपल है। सिमिलरली DHO क्या चीज़ है, अ फिजिकल सिस्टम व्हिच अंडरगोज फोर्स वाइब्रेशन, जिसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स वाइब्रेशंस हम दे रहे हैं, तो उस वक्त जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है वो उसको हम कहेंगे DHO, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अ लाउड म्यूजिक, हम देखते हैं एक लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर के ऊपर अगर हम कुछ कागज़ के टुकड़े रख दें तो स्पीकर के अंदर रिदम पैदा होता है, तो उसके ऊपर जो टुकड़े हैं वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। वो ऑसिलेशन बेसिकली ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन है। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अकेला स्पीकर है, उसमें इतना आवाज़ नहीं पैदा होगी, लेकिन अगर उसके बाहर डेक लगा दें तो डेक से क्या होगा, दोनों ऑसिलेट करेंगे, तो उसकी आवाज़ की मिकदार और बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम कहते हैं कि ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं।
हम डैम्पिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन कोट करते हैं। डैम्पिंग क्या चीज़ है? डैम्पर्स अमूमन इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, कारों में, बसों में, मोटरसाइकिल में, जो हम जिनको शॉक के कहते हैं ना, शॉक, मोटरसाइकिल की शॉक, बेसिकली वो होता है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक को अगर कहीं चलते हुए जंप पे या जो ग्राउंड से ऊपर रेस हो वो जंप हो या नीचे ग्राउंड के अंदर हो गड़ा हो, तो उससे जब गाड़ी गुजरती है तो उसमें एक ऑसिलेशन पैदा होती है, उसमें एक एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी को रोकना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी एनर्जी उसमें से ज़ाया हो जाएगी। तो वो उसके लिए गाड़ी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं शाखें, डैम्पर्स। वो ऑसिलेशन को रोकती हैं। मोटरसाइकिल के अंदर शाखें होती हैं और इस तरह बाकी जो चीज़ें गाड़ियों के अंदर वो उसके साथ कमानी वगैरह होती है, या फिर इस तरह का और सिस्टम होता है जिससे उसकी शॉक जो ना प्रोड्यूस हुआ वो शॉक को रोकता है। हम देखते हैं ट्रैक्टर के अंदर ट्राली के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर एक जंप आ गया तो बहुत ज़्यादा दफ़ा एक बैठने वाला उसको जंप महसूस होगा, लेकिन अगर कार पे जा रहे हैं, लग्जरी कार है, तो उसमें जंप आएगा तो इस दफ़ा आपको महसूस नहीं होगा। बेसिकली उसमें क्या है, वो शॉक एब्जॉर्बर कार के चारों व्हीलों के साथ इस्तेमाल है, तो उस शॉक एब्जॉर्बर की वजह से उसमें हमें अब महसूस नहीं होगा कि कोई जंप भी प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। तो डैम्पिंग एक प्रोसेस है। डैम्पर बेसिकली जो एनर्जी मिली थी जंप से या किसी कर्व पाथ से, वो एनर्जी को ख़त्म करना है। तो ख़त्म कौन करेगा? तो डैम्पिंग द प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डेसिपेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो ऑसिलेटिंग सिस्टम से जो एनर्जी है उसको हमने कंज्यूम करना है, खर्च कर सर्व कर देना है, तो वो एक स्प्रिंग से ही ख़त्म हो सकती है या फिर डैम्पर से। शॉक एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर डैम्पिंग। डैम्पिंग को रोकने, उसको के लिए पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस बताते खुद एक आर्टिकल है, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी इसके साथ शामिल होंगी। तो रेजोनेंस क्या चीज़ है? हम जैसे कि पहले जिक्र कर चुके हैं, एक झूला अगर 3 पोजीशंस हम गौर करते हैं, एक 2 एक्सट्रीम पोजीशन, एक मेन पोजीशन और दरमियान में कोई इंस्टेंटेनियस पोजीशन, तो दोनों पोजीशन पे अगर हम ऑसिलेट करते हुए झूले को कहीं ऐसी जगह पे रोकते हैं जहाँ पे दरमियान में, तो फिर उसकी ऑसिलेशन रुक जाते हैं। तो बजाय इसके हम क्या करते हैं, उसको जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आए रुके, फिर फोर्स लगाएं, फिर अगली दफ़ा फिर वापस उस जगह पे आए तो फिर फोर्स लगाएं, फिर अगली जगह पे फिर फोर्स लगाएं। तो इस तरह बार बार रेगुलर इंटरवल के साथ जो फोर्स लग रही है, तो उससे क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेसिकली हमने किया क्या, 2 वाइब्रेटिंग बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स वो भी वाइब्रेटिंग बॉडी और जो ऑसिलेट फोर्स है वो भी वाइब्रेटिंग बॉडी, दोनों का टाइम पीरियड मैच कर गया। टाइम पीरियड मैच करने के नतीजे में जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। यानी ये फ्रिक्वेंसी मैचिंग है, ये टाइम पीरियड मैचिंग है, अगर पेंडुलम है तो फिर लेंथ मैचिंग है। तो लिहाजा द फिनोमेना ऑब्जर्व व्हेन 2 SHM सिंक्रोनाइज इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो जब दोनों मिल जाएंगे, सिंक्रोनाइज का मतलब मैच हो जाना, तो उसको हम रेजोनेंस कहेंगे। व्हेन नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी मैचेस विद द टाइम पीरियड ऑफ द एक्सटर्नल ड्राइविंग पीरियडिक फोर्स, तो फिर क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इंक्रीजेस, तो उस लफ्ज़ में कह लें कि रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी। दोनों में से दोनों डेफिनेशन कोट कर सकते हैं, कोई एक कोट कर सकते हैं। द ड्राइविंग फोर्स जो ऊपर से, वो चाहे हल्की क्यों ना हो, मामूली सी क्यों ना हो, लेकिन मुसलसल अगर फोर्स लगती रहती है तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड इनफिनाइट लेवल तक जा सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए एक मिसाल है कि आप किसी बॉडी पे फोर्स कंटिन्यूसली लगाते रहें, चाहे वो हल्की सी क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त आप बहुत बड़ी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो यही कह रहा है, द ड्राइविंग फोर्स मे बी फीबल, फीबल का मतलब है मामूली सी, और द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन मे बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज, इतना ज़्यादा हो जाए कि वो स्ट्रक्चर टूट जाए। और ऐसा एक एग्जांपल इसके हम देखेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस में। टेकोमा ब्रिज है USA की, वो एक सिंगल स्पैन ब्रिज है, तो ये कहा जाता है कि वो हवा के झोंकों के साथ टूटे। हवा के झोंकों में कोई ज़्यादा फोर्स नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूस चलती रही तो ब्रिज उसके साथ ऑसिलेट होती रही। एक वक्त ऐसा है कि ब्रिज का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इतना बढ़ गया, एम्पलीट्यूड इतना बढ़ गया कि वो ब्रिज ब्रेक डाउन हो गई। तो इसलिए हम बड़े से बड़े काम भी अगर मुसलसल लग रहे हैं वो हम कर सकते हैं। ये नेचर हमें इसके इन्विटेशन दे रही है कि आप किसी काम के साथ मुसलसल मुस्तकिल सुबह शाम एक टाइम पीरियड के साथ रेगुलरिटी के साथ लगे रहें,
तो आप सब कुछ कर सकते हैं, वो मंजिल अचीव कर सकते हैं। ये हमारे लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल है। हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पेंडुलम तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब पेंडुलम एक नहीं, एक से ज़्यादा पेंडुलम लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जिसको हमने ए बी से कहा, इसको दो स्ट्रिंग्स लिए, एक सपोर्ट के साथ बांध दिया, तो इसके साथ पेंडुलम के सेट लिए। एक है ए प्राइम, इन दोनों की लेंथ सेम, इनकी मैथ सेम। दूसरा सेट है बी प्राइम, इनकी भी लेंथ सेम और इनका मैथ सेम। इस तरह तीसरा सेट है सी प्राइम, इनकी भी लेंथ सेम है और टाइम पीरियड सेम और फ्रीक्वेंसी सेम। तो ये हम देख रहे हैं, कंसीडर ए हॉरिजॉन्टल रॉड ए बी इज सपोर्टेड बाय टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2। द पेयर्स ऑफ पेंडुलम, ये पेयर बन गए। पेयर में कुछ चीजें मुश्तरक और कुछ चीजें मुख्तलिफ, ठीक है। पेयर्स ऑफ पेंडुलम ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम आर सस्पेंडेड टू दिस रॉड। उस रॉड के साथ हमने इसको बांध दिया। द लेंथ ऑफ ईच पेयर इज सेम बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर्स। तो इस पेयर की लेंथ जो ना इसके साथ इनकी सेम है, लेकिन इनसे बी से मुख्तलिफ है, सी से मुख्तलिफ है। ये इनमें फर्क है। अब क्या होता है कि हम किसी एक पेंडुलम को, ये इसका बन गया प्लेन के परपेंडिकुलर, पेपर के परपेंडिकुलर। ये पेपर है आपके पास, गत्ता है या बोर्ड है, ये किस्म का पेपर समझ लें, प्लेन है। तो इसके परपेंडिकुलर फॉर्म में ऐसे खींचें और इसको छोड़ दें, तो ये ऑसिलेट करेगा। ये ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारे पेंडुलम ऑसिलेट करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें मोशन आ गई, लेकिन कुछ देर के बाद हम देखेंगे बाकी पेंडुलम स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन जिसकी लेंथ सेम थी वो वाला पेंडुलम जरा ज्यादा एम्पलीट्यूड, उसके अंदर एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेट वन ऑफ द पेंडुलम से सी पेंडुलम कम is displaced in perpendicular to the plane of paper, then released, all pendulums will oscillate, but pendulum C prime oscillates with greater amplitude, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो पेंडुलम है इस स्ट्रिंग के, इस रॉड के साथ अटैच है, ये अपनी ऑसिलेशन इस रॉड में मुंतकिल करती है। रॉड जो ना वो तमाम पेंडुलम तक मुंतकिल करता है, जिसकी लेंथ उसके साथ मैच करती है तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, टाइम पीरियड मैच कर देगा। जिसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो वो उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। द रीजन इज दैट, इसको हम देख लेते हैं, दैट द ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ सी इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पेंडुलम्स थ्रू रॉड AB. The amplitude of vibrations increases only of C prime due to the same frequency and time period, that is the resonance. उसका मतलब रेजोनेंस की वजह से उसमें ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ा। तो ये रेजोनेंस की एक मिसाल है। सिमिलरली अगर सपोज कर लें कि किसी इस पेंडुलम को छोड़ दें, बी को ले लें या बी प्राइम को ले लें, तो वही प्रोसेस इसमें दोहराया जाएगा। यानी पहले तमाम ऑसिलेट करेंगे, फिर बी प्राइम जो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। सिमिलरली अगर हम ए पे ले लें तो ए को हम ऑसिलेट करते हैं, तो फिर क्या होगा, पहले सारे और उसके बाद सिर्फ ए प्राइम जो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। सिमिलरली इफ एनी अदर पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट, द सेम प्रोसेस रिपीट्स, वही प्रोसेस इसमें रिपीट होगा। अच्छा, अब इसमें जो एनर्जी हमने इसको मुंतकिल की वो ट्रांसफर होती है किस तमाम पेंडुलम के, किसके जरिए, इस रॉड के जरिए। द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशंस कम्स फ्रॉम द ड्राइविंग सोर्स बाय रेजोनेंस, द एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम। तो इस सूरत में जब वो दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच होगी, वहां पे एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर होगी, बच्चा पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, तो नतीजा ये होगा कि वो उससे रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी। इस रेजोनेंस की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपके सिलेबस के साथ है, इस आर्टिकल के साथ है। वैसे तो इसके बेशुमार एप्लीकेशन हमारे रोजमर्रा जिंदगी में, तो इसको हम नाम देते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। रेडियो सेट का दौर चला गया, हम देखते थे उसके ऊपर एक नॉब बनी होती थी, वो नॉब को हम रोटेट करते थे तो हमें पता चल रहा होता था कि कोई स्टेशन बहावलपुर आ गया जी, सक्खर का स्टेशन आ गया, लाहौर का आ गया, BBC आ गया। वो BBC स्टेशन कैसे आता है? बुनियादी तौर पर सोचने वाली बात यह है कि हर इसका बेसिक प्रोसेस क्या है। कुदरती तौर पे हर चीज़ के साथ एक मखसूस फ्रिक्वेंसी मखसूस है। मेरे साथ भी एक फ्रिक्वेंसी, हम ये पिच और क्वालिटी साउंड की करैक्टरिस्टिक में जानते हैं। मेरी आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी किसी और से मैच नहीं कर सकती, ये डिफरेंस होगा, कुदरत ने ऐसा रखा हुआ। तो लिहाजा हम देखते हैं हर स्टेशन के साथ एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। जो रेडियो सेट है उसमें काफ़ी सारी फ्रिक्वेंसीज हम खुद बना सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम देखें अगर कि फ्रिक्वेंसी का फार्मूला जो इलेक्ट्रिकल ट्यूनिंग की एग्जांपल है, तो इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी हम चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे।
तो 1/2 पाई, और ये इधर है 1 डिवाइडेड बाय LC स्क्वायर रूट, ये इसकी फ्रिक्वेंसी। तो बेसिकली कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं, नतीजा ये होता है कि फ्रिक्वेंसी चेंज होती है और रेडियो की मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। एयर में ऐसी बहुत सारी फ्रिक्वेंसी मुख्तलिफ स्टेशन से आ रही होती हैं, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी हवा में मौजूद रेडियो की फ्रिक्वेंसी से मैच करेगी, उसकी रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल उसमें ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो रेडियो स्टेशन हम सुन पाएंगे। तो लिहाजा इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। देयर आर सो मेनी frequencies in the atmosphere from the different radio stations. When the knob of a radio set is turned on, जब उसको हम घुमाते to tune a station, tune का मतलब है ढूंढना, तलाश करना, सर्च करना, tune a station, the natural frequency of the radio set is being changed, वो उसको हम चेंज कर रहे होते हैं फ्रिक्वेंसी के अंदर, जो रेडियो सेट के अंदर है। तो when both frequencies are मैच्ड, तो बहुत कौन सी एक स्टेशन की और रेडियो की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है, देन पर्टिकुलर स्टेशन कैन बी लिसन्ड, एक मखसूस स्टेशन हम सुन सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पे कोट की है माइक्रोवेव ओवन। ओवन बहुत सारे घरों में इस्तेमाल होने वाला है। अगर ओवन को ऑब्जर्व किया जाए, उसके अंदर ना तो बर्नर है, ना लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, फिर हीट कैसे होता है, कुकिंग कैसे होती है। तो उसका बेसिक असूल, इसके अंदर एक वायर है, वायर हाई पोटेंशियल दिया जाता है, तो उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा होती है। वो रेडिएशन है माइक्रोवेव की रेंज में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो उसको अगर हम देखें तो गैमा रे स्पेक्ट्रम, फिर एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, और इसके बाद माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, ये बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो उसमें जो वेवलेंथ है वो उस रेंज में। द फूड इज कुक्ड एफिशिएंटली एंड इवनली, बराबर तरीके, कहीं एक ऐसा नहीं कि जिसको हम तवे पे किसी चूल्हे पे सेका दे रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, तो वो हिस्सा ज़्यादा गर्म हो जाएगा और दूसरा हिस्सा कम। लेकिन यहाँ पे तमाम चीज़ें एक जैसी होंगी, इवनली बाय माइक्रोवेव ओवन यूजिंग द रेजोनेंस, रेजोनेंस के जरिए ऐसा होता है। तो बुनियादी तौर पर जैसे बताया, हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है। हमारी बॉडी जो है ना, वो ज़्यादातर पे पानी पे मुश्तमिल है, फैट पे मुश्तमिल है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो भी हम लेते हैं, खुश्क सब्जियां जो होती हैं उसमें पानी खुश्क हो चुकता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिकदार उसमें बाकी होती है। इस तरह फैट्स हो या कोई भी चीज़ हो, मीट हो, तो उसके अंदर वाटर मौजूद है, फैट बॉडी मौजूद है, तो हम ऐसी फ्रिक्वेंसी देते हैं जो पानी की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करे। द वेव्स प्रोड्यूस बाय ओवन हैज वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर, तो उसकी जो उसमें जो हम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और उसकी फ्रिक्वेंसी है F2450 हर्ट्ज। इतनी फ्रिक्वेंसी जो ना वाटर की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर रही है, तो जब वो वेव्स जाती हैं तो इजीली एब्जॉर्ब होती हैं किसके अंदर, वाटर के जरिए, वाटर और फैट मॉलिक्यूल में बाय रेजोनेंस के जरिए, क्योंकि इन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच होगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन हीट्स अप एंड फूड इज कुक्ड, वो एब्जॉर्प्शन जब आएगी, उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी का बढ़ना ही उसको कहते हैं कि वो कुक हो गया बेसिकली। तो स्टेट जो है बदल गई फूड की, पानी उसमें से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या पानी उसमें से ड्राई हो जाएगा, तो स्टेट उसकी बदल गई। नेक्स्ट इसकी तीसरी एग्जांपल है, एप्लीकेशन है रेजोनेंस की, स्विंग। स्विंग कहते हैं झूले को। ये एग्जांपल हम पहले कोट कर चुके हैं कि अगर झूले को एक खास मखसूस पोजीशन पे बार बार रेगुलर फोर्स लगते रहेगी, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगी, रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस लाइक सिंपल पेंडुलम। द स्विंग हैज ए सिंगल नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ, पहले भी इसमें बताया। इफ सीरीज ऑफ रेगुलर pushes are given to a swing, its motion can be built enormously, बहुत ज़्यादा मोशन पैदा की जा सकती है, but if pushes are given irregularly, swing will be hardly oscillate, वो ज़्यादा oscillate भी नहीं कर पाएंगे। ये तीन इसके हैं एडवांटेजेस। नेक्स्ट दो इसके डिसएडवांटेजेस। तो इसमें से पहला डिसएडवांटेज है टेकोमा ब्रिज, जिसका पहले जिक्र किया गया। द कोलैप्स ऑफ टेकोमा नैरो ब्रिज USA is suspected to be due to violent resonance oscillations, वो हवा की झोंकों से टूट गई। तो क्यों टूटी, उसके बारे में कहा जाता है कि oscillations प्रोड्यूस हैं। दूसरा मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स जब चलते हैं तो कदम ला के चलते हैं, सबका एक वक्त में राइट कदम नीचे आता है, दूसरे वक्त में लेफ्ट
तो इस तरह उसमें जहाँ से वो गुजर रहे हैं तो उसमें उसी तरह के ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे। जब पाँव नीचे आए तो ब्रिज का हिस्सा नीचे जाए, बहुत से एक नहीं, पूरी प्लाटून पूरी कंपनी जो ना वो तमाम सोल्जर एक वक्त में कदम नीचे रख रहे हैं, दूसरे में कदम, फिर दूसरा कदम आ रहा है रेगुलर इंटरवल के बाद, तो फिर वो उसमें उस ब्रिज में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी। ऑसिलेशन इतनी ज़्यादा उसका रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा तो रेजोनेंस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ जाए कि ब्रिज टूट जाए। इसलिए क्या किया जाता है, द सोल्जर मस्ट क्रॉस द ब्रिज आउट ऑफ स्टेप्स, यानी कदम तोड़ के ब्रिज को क्रॉस करें। द सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स बिकॉज देयर रिदमिक तरतीब से रेगुलर rhythmic march might set up oscillations by dangerously large amplitude and break the bridge structure, उससे ब्रिज स्ट्रक्चर टूट सकती है। तो यहाँ तक रेजोनेंस का आर्टिकल मुकम्मल होता है। अब डैम्पिंग ये हम देखते हैं। रेजोनेंस की कर्व हासिल करते हैं। रेजोनेंस की कर्व कैसे मिलेगी? ऐसा करते हैं कि मुख्तलिफ पेंडुलम्स ले लें। हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती किस पे, लेंथ पे और जी पे। एक जगह पे अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो लेंथ चेंज नहीं होगी, तो सिंपली हम ले लेते हैं 3 लेंथ्स, तो फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज हो सकती है। तो उस तरह फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के दरमियान में हम कर्व डेवलप कर सकते हैं। ये कर्व ली हुई है कि ड्राइविंग फोर्स है, फ्रीक्वेंसी है, तो दूसरा इसमें है एम्पलीट्यूड, इन दोनों के दरमियान कर्व। जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डेमोन्स्ट्रेशन शो की, तो बुनियादी तौर पर इसमें क्या था, तमाम पेंडुलम की लेंथ डिफरेंट थी, डिफरेंट पेयर्स की लेंथ डिफरेंट थी। अब एक्सपेरिमेंट उसी को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, हम एक्टिविटी को रिवाइज करते हैं कि वही रॉड ए भी है और इसके साथ लिए 3 पेंडुलम। यहाँ पे इस बार हम लेंथ चेंज नहीं कर रहे, तो हम चेंज कर रहे हैं बेसिकली मैसेज, पेंडुलम के जो मैसेज है वो चेंज कर रहे हैं। तो मैसेज कैसे, अगर हम सिर्फ मैस चेंज कर देते हैं तो फिर साइज में चेंज आएगी, लेंथ में चेंज आएगी। तो लिहाजा क्या किया, 3 मटेरियल लिए, 3 मटेरियल में तीनों का मैस मुख्तलिफ, मटेरियल मुख्तलिफ, साइज सबका सेम। एक हम सपोज कर लें पिथ बॉल, वो छोटी सी, एक टेबल टेनिस में जो छोटी सी हल्की सी बॉल होती है ना, तो पिथ बॉल के साथ हुक लगा दें, वो स्ट्रिंग ले लें, उसका मैस बहुत कम होता है। और दूसरी तरफ हम ले लें लेड बॉल, तो लेड बॉल जो है वो काफ़ी वजनी होती है, हैवी होती है। और तीसरी बॉल सपोज कर लें आयरन बॉल है, या इस तरह की इंटरमीडिएट कोई और बॉल ले लें। अब क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक को उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करते हैं, फिर उसको रिलीज कर देते हैं। तो क्या करेगी, वो ऑसिलेट करेगी। क्योंकि लेंथ सबकी सेम है तो सब में रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी, सब ऑसिलेट करेंगे, सब ऑसिलेट करेंगे। लेकिन अब इन्होंने एयर फ्रिक्शन सबके लिए बराबर है, रुकना भी है। कौन पहले रुकेगी, कौन पहले रुकेगी? जिसका मैस कम होगा, ज्यादा मैस वाली देर से रुकेगी। तो हम इसको देख लेते हैं कि heavily damped system has fairly flat resonance curve। तो ये जो हैवी मैस होगा उसकी कर्व जो ना इस तरह फ्लैट टाइप की मिलेगी, जो लाइट होगा उसकी शार्प। तो इसमें हम कहते हैं द डैम्पिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय टेकिंग 3 डिफरेंट मैसेस बॉब्स बट सेम लेंथ along the rod AB। आप पिथ बॉल है, लेड बॉल है, और इस तरह कोई मॉडरेट बॉब है, मॉडरेट से मुराद आयरन ले लें या कुछ और ले लें। When these are oscillated, a force or amplitude graph is plotted as in figure, ये ग्राफ हम देखते हैं। If the amplitude decreases rapidly, the resonance will be sharp। अगर एम्पलीट्यूड बड़ा तेजी से डिक्रीज हो रहा हो तो उसकी रेजोनेंस शार्प, वो कर्व जो ना ऐसे तेज हो जाएगी, शार्प मीन्स तेज, ये तेज हो जाएगी और ये फ्लैट है। तो जिसमें स्मॉल डैम्पिंग है उसकी कर्व जो है शार्प है, और जिसमें लार्ज डैम्पिंग है उसकी कर्व होगी फ्लैट।
तो ये जो सेंट्रल है सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है। फ्रिक्वेंसी इसलिए सेम, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्योंकि सबकी लेंथ सेम है। तो जिसमें लार्ज डैम्पिंग होगी उसकी फ्लैट कर्व होगी, और जिसकी स्मॉल डैम्पिंग होगी उसकी शार्प कर्व होगी। तो एम्पलीट्यूड एंड शार्पनेस डिपेंड्स अपॉन द डैम्पिंग। एम्पलीट्यूड भी और शार्पनेस भी दोनों डैम्पिंग पे डिपेंड करते हैं। स्मॉलर द डैम्पिंग द ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड एंड मोर इज द शार्प विल बी द रेजोनेंस कर्व। अगर डैम्पिंग स्मॉल होगी तो कर्व जो है ज़्यादा शार्प होगी। आज का लेक्चर और इसके साथ ही चैप्टर 7 भी इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।